सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट का जो उन्होंने इस सोच के बारे में, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये बहुत ही अहम मुद्दा है आज के टाइम्स में। केवल इंडिया में नहीं, ग्लोबली फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ अ वेरी मेजर टॉपिक। एयू बैंक की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा मोर देन स्पॉन्सरशिप, it's actually a sense of commitment from the bank to serve the cause of financial inclusion. ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो कम्युनिटी बनी है, एक समुदाय है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दिया था ये 2015 टू 2017 के अंदर। वो खास करके इसलिए कि इसको एक डिफरेंशिएटेड बैंक के तौर पे एस्टैब्लिश कराया गया है, जो कि विशेषता small borrowers, marginal borrowers, small segments of the population, unserved and underserved segments of the population, unserved and underserved geographical regions of the country, उनको ये सर्विस करेंगे। और सर्विस का मतलब हुआ कि उनके लिए इस तरह की फाइनेंशियल प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोसेसेस तैयार करके इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ये एक भारत सरकार की नीति के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक जो सेंट्रल बैंक है, उसकी नीतियों के तहत ये बैंक बनी है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम लोग वेरी हैप्पी टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू दैट हम लोगों की जो कमिटमेंट है, जो पैशन है, और जिस तरह के सारे स्टाफ के लॉयल्टीज़ हैं टू द कॉज ऑफ financial inclusion and to the cause of small finance, it is बहुत ही एविडेंट है। और उसके वजह से हमने विदाउट थिंकिंग ट्वाइस आई कंफर्म टू मिस्टर नारायण दैट हम लोग डेफिनेटली विल बी लाइक टू बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सेमिनार, वेबिनार। और ये एक वेबिनार ही नहीं, एक हमारे तरफ से मैं सोचता हूँ कि ये एक मूवमेंट है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मूवमेंट है उसका बेसिक्स बहुत ही स्ट्रांग है, फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग है। और उस फाउंडेशन के ऊपर ये सारी बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस है, बैंकिंग नीतियां हैं, ये पॉलिसीज, मैं इसको कहता हूँ इस तरह से कि पॉलिसीज 4 P's: पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। ये चारों चीज़ें फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जिस तरह से, जिस लगन से बैंक लगे हुए हैं, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। हम लोग की तरफ से हर कोशिश ये रहती है कि जो रिजर्व बैंक ने लाइसेंस के कंडीशन दिए हैं, और उसमें एटलीस्ट 75% ऑफ द लेंडिंग शुड बी फॉर प्रायोरिटी सेक्टर, एटलीस्ट 50% ऑफ द लोन शुड बी फॉर अप टू 25 lakhs, और उसके अंदर जो स्मॉल निम्न आय के लोग हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, जो कि हु आर अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, हु आर अ कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी, हु आर अ कंट्रीब्यूटर ऑफ लोकल इकोनॉमी, उनको किस तरह से सर्विस दी जाए। तो ये जो 4 P हमने कहा, उसमें एक 5वां P भी मैं ऐड कर रहा हूँ, दैट इज पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस एंड द पीपल, ये हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन भी होगा। और इसमें हम लोग ये एक तरह से मेजर कर पाएंगे कि जो इम्प्लीमेंटेशन हम पॉलिसीज की कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाकर लोगों को दे रहे हैं, जो भूमिका निभा रहे हैं, उसका कितना असर लोगों पे पड़ता है। जो ग्राउंड रियलिटी, जो नारायण साहब ने कहा कि ग्राउंड रियलिटी क्या, कभी कभी हम उससे परे हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं अपने कार्यालय में काम करते वक्त, या लोगों के साथ बैंकिंग क्षेत्र में अपने बैंकिंग कलीग के साथ काम करते करते थोड़ी दूरी आ जाती है फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। सो ये सब वेबिनार के थ्रू जो अभी इन्होंने जिस तरह से सोचा है, वो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरह की फीडबैक हम लें, और क्या खामियां रह जाती हैं, क्या गैप्स हैं
बैंकिंग सेक्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ कोशिश किया। भारत सरकार ने उनके तरफ से कई पॉलिसीज बने हैं, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू बैंक्स जो फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर के पार्ट हैं उनको इनफॉर्मल सेक्टर से कैसे जोड़ी जाए। ये दो चीजें हैं, फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर विच कंप्राइजेज ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, जैसे नाबार्ड हुए, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसमें रेगुलेटर्स की एक अहम भूमिका है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, रिजर्व बैंक इटसेल्फ इज अ रेगुलेटर, सेबी। इन सबों की भूमिका है किस तरह से छोटे एवं मध्यम वर्ग के लोगों को, निम्न आय के लोगों को, और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के पोटेंशियल बेनिफिशियरीज आर डिफाइंड अंडर द वेरियस कमिटीज एंड द पॉलिसीज, उनको किस तरह से सर्विस दी जाए। तो एक तो ये एक यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, यूनिवर्सल एक्सेस। ये सिर्फ हम डिपॉजिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लोन्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये अ बुके ऑफ प्रोडक्ट्स, अ बुके ऑफ सर्विसेज, जो कि आपस में दे आर इंटीग्रेटेड, आपस में दे आर सिनर्जिस्टिक टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज टू दीज पीपल। उसमें जो निम्न आय के लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, जो नोमैडिक ट्राइब्स, उनकी कुछ विशेषताएं हैं और कुछ विशेष प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ विशेष चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उन सभी को किस तरह से हम इस एक मेन स्ट्रीम बैंकिंग में जोड़ें, किस तरह से उनको लाएं, किस तरह से उनके फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी के माध्यम से किस तरह से उनको अलग अलग प्रोडक्ट की डिज़ाइन है और कैसे ये उनके मदद के लिए बनाई गई है, कैसे समझाएं। ये सारी चीज़ें, सारी मुद्दे हैं जिस पे सभी लोग काम कर रहे हैं, और रिजल्ट्स भी हुए हैं, आउटकम्स भी बहुत ही पॉजिटिव हुए हैं। ये मुद्दा फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिर्फ पॉवर्टी एलिविएशन से लिंक नहीं है। पॉवर्टी एलिविएशन इज अ मेजर इशू, और उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डेफिनेटली टारगेटेड, बट फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक और बड़ी विस्तारित मैं समझता हूं जो आउटकम है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑन द वन एंड resulting in poverty alleviation of the people, and two, it is contributing to economic growth by empowering these people, जो poverty alleviation के ऊपर आते हैं, by empowering these people to contribute to the economy. So ये बड़ा ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और ये थीम पे कई काम हुए हैं, यूएन का भी काम हुआ है, वर्ल्ड बैंक का काम हुआ है, विद इन आवर कंट्री सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स सभी ने काम किया है। तो एवरीबडी इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, वो स्टेज पे सभी एक्टर्स हैं, सभी स्टेक होल्डर्स हैं। तो हमें किसी तरह की झिझक नहीं है कहने में कि द गोल ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, इज यूनिफाइड। इट्स अ यूनिफाइड गोल, इट्स अ यूनिवर्सल गोल। इसलिए एक स्ट्रेंथ मिलता है सभी को कि इन पार्टनरशिप विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स हम काम करें। We may come across a number of impediments, and we do come across impediments, but our effort has been to reach the financial services to the people, to bring them within the fold of financial sector, and which is the actual objective of financial inclusion. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में डिपॉजिट मोबिलाइज करना शुरू होता है डिपॉजिट से। अकाउंट ओपनिंग इज इम्पॉर्टेंट, और जो हमने देखा है कि इन 2014 इटसेल्फ जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत भी डिपॉजिटर्स, लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, और एक कॉन्सेप्ट बाय इटसेल्फ to enable people to open accounts in the banks.
शुरुआत वहीं से होती है, और वो एक रिलेशनशिप जो इस्टेब्लिश हो जाती है बैंकों के लोगों से, जो लोग सोचते थे कि ये बैंक बहुत दूर की चीज़ है, हमारे बगल में जो लेंडर है उससे हम पैसे क्यों नहीं ले लें, कोई परेशानी नहीं है, जब काम पड़ता है कुछ वो जानता है हमें, हम उससे पैसे ले लें, लोन ले लें, उससे काम चलाएं, फिर कभी लोन दे देंगे। तो वो एक उनको सहूलियत वो रखती थी या सहज लगता था। उसको रिप्लेस करना या सब्स्टिट्यूट करना या सप्लीमेंट करना बैंकिंग इंडस्ट्री या बैंकिंग प्रणाली का आज कार्य हो रहा है। तो लोगों में एक एक जागरूकता आ गई है कि बैंक उनके दरवाजे तक पहुंच गए हैं। अगर ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेस नहीं है तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू, कुछ इंटरमीडियरीज के थ्रू, जो उन लोगों के करीब हैं, जो उन लोगों के पार्ट हैं, उनके थ्रू बैंकिंग वहां तक पहुंचाना, उनको समझाना, ये सारी चीजें इस माध्यम के थ्रू हो रही हैं। अब चैलेंजेस आते हैं इसलिए कि फॉर्मल सेक्टर के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, विच इज फॉर्मल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं, उसमें हर का अपना अपना कस्टमाइज नीड होता है, इंडिविजुअल नीड्स होते हैं। तो इन दोनों को कैसे मिलाया जाए, फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस को, उनके रूल्स को किस तरह से सहज बनाया जाए, जो कि संभव करेगा कि उनको इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों से जुड़ जाएं, इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों की ज़रूरतें क्या हैं उनको ठीक से समझें, और उन ज़रूरतों के लिए अपनी पॉलिसीज किस तरह से अमेंड करने हैं, अपने प्रोग्राम्स किस तरह से बनाने हैं, अपने प्रोडक्ट किस तरह से ऑफर करने हैं, अपने प्रोसेस किस तरह से सुविधाजनक बनाने हैं, इजी बनाने हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो किस तरह से प्रमोट करें, ताकि सीमलेसली, बिना किसी अड़चन के या किसी तरह के प्रॉब्लम्स के, हम उन लोगों तक सर्विस पहुंचा पाएं। तो ये एक जो सोच है वो तो बहुत पुरानी है, यहाँ 1956 ऑनवर्ड्स चले आ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी पहले नेशनलाइज हुआ, लाइफ इंश्योरेंस, फिर बैंक नेशनलाइजेशन हुए 1969 1980 में। फिर इस तरह से जो मुद्दा था, बेसिक आइडिया ऑफ सोशलाइजिंग द फाइनेंशियल सेक्टर, सोशलाइजिंग द फाइनेंशियल सेक्टर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां पे कि फाइनेंशियल सेक्टर इज मेंट फॉर द एंटायर कंट्री, इज मेंट फॉर द पीपल हु आर एक्सक्लूडेड। आगे चल करके ये बात आ गई कि भाई अभी तक बैंकों की डेवलपमेंट हुई है, एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हुए हैं, बट लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टिल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फोल्ड ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। उनको कैसे फोल्ड में लाया जाए, तो ये कॉन्सेप्ट थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंक्लूसिव फाइनेंस, इस फाइनेंशियल सेक्टर को इस तरह से हम डेवलप करें कि इट बिकम्स मोर इंक्लूसिव, it caters to the needs of all segments of the population with focus on the excluded section. तो उस excluded section में कई segments आ जाते हैं, लोग जिनके पास आय की कमी है, इनकम की कमी है, जिनके पास मीन्स एंड लाइवलीहुड की कमी है, जिनके पास एजुकेशन लिटरेसी की कमी है। तो इन सभी चीज़ों के बावजूद बैंकों को सर्विस प्रोवाइड करनी है। That is the mandate, and that is the philosophy, and that is the theme today. And let me share with all of you that ये issues केवल local level पे नहीं, बल्कि बड़े ही विस्तृत तौर पे सारे deliberations होते हैं और introspection होते हैं at the national level, at the international level, and it's ये एक global मुद्दा है, global issue है। In India is very much a part and parcel of this entire mainstream thinking about the inclusive finance, about financial inclusion. तो मैं बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, कई तरह के अप्रोच हुए हैं। पहले बैंकों की जो कमर्शियल बैंक्स के रीजनल रूरल ब्रांचेज और सेमी अर्बन ब्रांचेज, उनको empowering them to serve this segment of the population was one. फिर we had establishment of regional rural banks, उनके branches के through किस तरह से underserved segments of the geography
एंड अंडर सब सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन को सर्विस दी जाए, वो एट द रीजनल रूरल बैंक लेवल, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन थी, एंड स्पॉन्सरिंग बैंक की ओनरशिप थी। तो इन उस पार्टनरशिप के थ्रू कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। फिर वी हैड द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, वी हैड एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, ये सारे इंस्टीट्यूशंस बनते गए हैं और अपने अपने ढर्रे से काम करते गए हैं। लेटेस्ट इन दिस एंटायर फ्लॉक इज द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स, जो कि अभी 2015 में सारे ये पॉलिसीज बने और इनकी एस्टैब्लिशमेंट जो लाइसेंसेज हैं वो उस समय से बनने शुरू हुए। तो इंस्टीट्यूशंस की कमी नहीं है। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग has been a part of the financial sector initiative, the financial sector policy makers. So institutions की जहाँ तक reach है, ऊपर से नीचे तक, there has been a good growth of institutions and they are at all levels. Last mile connectivity की जो बात थी, जो borrower अभी भी डिपेंड करता है on the his neighbor, जो कि उन्हें लोकल मनी लेंडर या लोकल प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स इनफॉर्मल सेक्टर तरीके से उनको दे देते हैं। तो उसको उनको किस तरह से मदद दी जाए या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जाए लोगों में कि वो बैंक से पैसे लें। तो उसका पहला जो एक कनेक्टिविटी लिंक था वो थ्रू डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स ये नहीं कि डिपॉजिट से बैंकों को बहुत मदद होगा, बट डिपॉजिट इज अ सिंबल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द बैंक। इस सिंबल के थ्रू बहुत चीजें अचीव हो जाती हैं एंड इस सिंबल के थ्रू एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बैंक और लोगों में आता है। तो ये जो एक मूवमेंट चला है ये हम लोग देखते हैं कि बहुत ही आगे बढ़ गया है और इस मीडियम के माध्यम से इस रिलेशनशिप के माध्यम से banks have become more confident in lending to the people, in providing them micro insurance, in serving them through government schemes, in serving them through government subsidies, in serving them through micro pension. वो सारे products इस relationship के ऊपर आ गए हैं। So there are institutions नीचे में, institutions के ऊपर the relationship between the institutions and the individuals, and on top of that are different products to serve the different needs of the people, जैसे इंश्योरेंस में के लिए, और उसमें all this is facilitated by the government through various programs. जैसे इंश्योरेंस के लिए, माइक्रो इंश्योरेंस के लिए there are a number of programs which are implemented through the banks. There has been, and the insurance sector of course, there has been a pension scheme, जैसे अटल पेंशन योजना एक है, अभी ये तो रिसेंट है, लेकिन पहले से भी छोटे मोटे पेंशंस जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह के हैं वो भी इन माध्यम के थ्रू इंश्योरेंस कंपनीज देते हैं। सो फाइनेंशियल सेक्टर इज नॉट डीलिंग ओनली विथ बैंक्स, इट इज डीलिंग विथ बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, pension funds, and different other institutions who are medium of transaction, who are a medium of a channel for communication, and who are a channel for payments and collection. तो ये एक बहुत ही comprehensive and unified system of financial relationship between the bank and the individuals. मैं इसलिए इतने विस्तार से इस पे बात कर रहा हूँ कि this is the beginning of the whole issue, और इसको अगर हम इस आधार को मान करके चलें और इसको अगर मजबूती इसमें लाएं तो वो the success of all the schemes will largely depend on this, और इसमें सभी की भूमिका आ जाती है। I feel there is a role for all the stakeholders at the national level, at the state level, at the local level, the regional level, और इसमें एक जो participation और partnership की बात है, that is very very important. Banks, हम जो small finance banks बने हैं, इनकी focus is on the smaller segment of the population, और उस smaller segment of the population में it's not only the individuals, it's the small businessmen who are actually running business for the people and who are doing business for themselves and providing this service to the people around them. छोटे ट्रेडर्स हैं, छोटे
small businessmen हैं, they are local job creators also. They provide confidence to the people that they are there to serve them. उनको लोन की जरूरत होती है. They need to be financially supported by the financial sector. The financial sector has to reach out to these people. They are micro enterprises. उनमें एक empowerment की feeling आती है, to generate a sense of empowerment through economic and financial empowerment. उसमें that leads to social empowerment, that leads to enhancement in self-confidence, enhancement in self-respect, and respect for the society at large. So उसकी एक जो भूमिका है, एक रोल है, जो contribution है of financial inclusion is multiple, is multifarious, and this is something which is very, very global in concept. The sense global in concept कहने का मतलब हुआ कि ये इसकी जो ramifications है, the implications are very, very deep and very universal. So the idea is of financial inclusion is to promote, is to reach financial services of all kinds, from the formal financial sector to the individuals, to those who are excluded from the economy, those who are excluded from the mainstream banking activity, and not only to the individuals, but to the enterprises, to the people, to the small and micro enterprises. तो उसमें एक फोकस आ जाती है, और उस फोकस के साथ लोगों में स्थिरता आती है. It leads to financial stability. It's not only a means for poverty alleviation to the people, it brings about financial stability in the banking sector also. So that is very important. Poverty alleviation, empowerment of the people, stability of the financial sector, and growth in the economy, growth in the GDP. These are very powerful elements, and I don't see any reason why, with all these objectives, which can be served through financial inclusion, बैंक क्यों नहीं ये काम करेंगे. और सरकार की जो नीति है वो इस सपोर्टिव टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन होनी है, बिकॉज इट इज सर्विंग सो मेनी कॉजेज. पहला, द प्राइमरी कॉज इज ऑफ कोर्स लोगों का उत्थान, दैट इज टू गेट पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी, टू bring them on par with others, to bring about greater social and economic equality, to serve the aspiration of the people. लोगों में हो सकता है कि अब उनकी मीन्स ना हो उनके पास, बट एस्पिरेशंस होंगी. So to capture those aspiration of the people and support that through financial means, that is a very strong combination. So aspirational, अब तो aspirational districts भी बन गए हैं. The idea is to identify the aspirational segment of the people. Let's say tribes, nomadic tribes. We need to identify the aspirations in them. वो खुद उनकी जो strengths और weaknesses हैं वो identify करें, and in partnership with the financial sector. And I think we need to have, जैसे नारायण साहब ने कहा शुरू में, I like that whether there is a need, a special need to cater to the segments of the nomadic tribes, or to bring about or there is a special need to bring about special institutions. उस पे मैं उतना तक नहीं जाऊंगा. What I would like to say is that institutions काफी हैं, और उनकी जो priorities हैं, they understand those priorities, they understand their responsibilities, they understand their mandate very well, and they have the necessary infrastructure to reach that segment of the population. So specialized institution for a particular segment, मैं नहीं समझता हूँ कि उतने की जरूरत है, क्योंकि फिर वो इंस्टीट्यूशन थोड़ा वीक होने लगता है. टू ब्रिंग अबाउट फोकस in serving that segment of the population through existing institutions who have the mandate to serve this population, to serve that segment. That is be a more holistic approach, more sustainable approach, and it will be also a result of cross learning. Institutions की जो experience है in funding this segment of the population, उससे एक बहुत ही rich learning हो जाती है, which they rebuild into their policies, into their products, into their programs to serve that segment of the population much better. So with the supportive policies of successive governments, I would say, with supportive institutions, which are both in the public and private sector,
which have been sensitized to the needs and causes of promoting financial inclusion, with the supportive programs and schemes which have been prepared and launched at the central government level, at the state government level, at the regional level, and with the supportive products which have been designed by the financing sector institutions, whether it's the banking institution or the insurance sector or the pension sector, they have all been actively participating in supporting this cause. So I would think with the latest addition of digitization or digital infrastructure, which is now available, or through the innovative technology, which has also now being used by the financing institutions and understood by the people at large. Understood by the people at large. That's very important. It's not only the financing institutions who have to understand the impact of the technology or how they are going to serve. जिन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी जानना बहुत जरूरी है. So there has to be a process of financial literacy, financial education on top of the financial innovation and technology. So there's been lots happening on all these fronts, and I'm very glad to share that with my earlier stint in both Reserve Bank of India as well as the National Housing Bank and Pension Funds Regulatory Authority. I've seen a cross section of the financial service providers, and now, of course, with the mainstream banking institution, there has been a cross section across the entire financial sector. There is adequate sensitization, and I think going forward with the continued support and participation of all the institutions and the governments, I'm sure we would be able to overcome this problem of the financially excluded, and will bring larger number of people within the fold of the formal financial market. The gap between the formal financial market and the informal segment is gradually closing. And we see the role of a number of institutions in closing this gap, and that is very important. The formal financial sector must understand the limitations of the informal market, and informal sector market must understand the limitations of the formal financial market. ये जो gap है और challenges are being increasingly addressed now with greater learning, with greater focus of the policymakers and the financing institutions on poverty alleviation, on economic empowerment and financial inclusion across the country, focused on that segment of the population who have been excluded, who are economically weak, and who have lesser means with them. There have been achievements, and I'm sure going forward, the banks have a important role to perform. They have done their bit, but there's lots more to be done, and that's where we stand today. And I'm sure the partnership and collaboration of all the institutions, all the stakeholders, this is eminently doable and eminently achievable. बहुत बहुत धन्यवाद and namaskar. Thank you for giving me this opportunity to talk on this very important theme of financial inclusion. Thank you very much. आपको ये बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा साहब. आपने अपनी बातों को बहुत अच्छी ढंग से रखा, और इस पे चर्चा जब समाप्त होगी तो फिर हम लोग इस पे और चर्चा करेंगे, कैसे करके इस पे और आगे काम किया जा सकता है. मैं क्षमा चाहता हूँ भद्रा बहन से, मैं भूल गया कि उनका ये पहले करना था. नीरज जी, जी वो भद्रा बहन का पहले होना था ना, आपने मुझे बताया नहीं, याद नहीं दिया आप. जी एक्चुअली आपने अनाउंस कर दिया था, तो कोई बात नहीं, अभी कर लें, अभी कर लें. जी 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 जी. नहीं, उसमें क्या था, इतना तो अनाउंस करने के बाद भी आप कर सकते थे. मैं हमें लगा कि इसको कुछ कहीं आई थॉट कि कहीं प्रोग्राम चेंज तो नहीं हुआ है. अब शुरू ही हो गया है, तो छोटा सा भजन मैं सुना देती हूँ और बाद में 5 मिनट थोड़ी सी बात करूंगी. जी. संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी.
प्रभु पद प्रकट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी। परम कृपालु सकल जीवन पर, परम कृपालु सकल जीवन पर, हरि सम सब दुख हारी, जगत माही संत परम हितकारी। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी।